Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our chapter 3 of class 10th history. इससे पहले के पार्ट्स में हमने एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और कुछ ट्रिबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पीसेंट जो किसानों ने आंदोलन किए थे, फार्मर्स ने आंदोलन किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है रिबेलियन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल। इंडिगो जो एक प्लांट था जिससे कि ब्लू कलर बनाया जाता था, इसके जो ये ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स कर रहे थे जितने भी फार्मर्स थे, लोकल फार्मर्स थे, उनको कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फार्म्स पे इंडिगो ही लगाएंगे और इंडिगो का उन्हें अगर इंडिगो एक बार किसी ज़मीन में लगा दिया जाए तो फिर आगे आने वाले कई सालों तक वो ज़मीन जो है वो किसी दूसरी क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं रहती। इसलिए और उन्हें जो पैसा है वो भी किसानों को बहुत कम दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये रिबेलियन की थी। इस रेवोल्ट की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश मोनार्च जो थे उनके अगेंस्ट हुई थी। इस रेवोल्ट में फार्मर्स जो है उनके जितने भी ज़मींदार थे, मनी लैंडर्स थे या फिर जितने धनी किसान थे और पूरा रूरल सेक्शन जो था वो सब इसके अंदर शामिल थे। 19th सेंचुरी में कुछ रिटायर्ड यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे उन्होंने लैंड के जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड जो थे बंगाल के, बिहार के, उनसे ज़मीन लेना शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि वहाँ पर इंडिगो लगाई जाए। उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो इंडिगो लगाएं ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कि किसानों के लिए वो पूरी तरीके से अनफेवरेबल था। अप्रैल 1860 में बरसात सब डिवीज़न और उसी के साथ साथ जितने भी फार्मर्स थे पावना के या फिर नादिया डिस्ट्रिक्ट के, वो स्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने इंडिगो लगाने से मना कर दिया। स्ट्राइक जो है वो अलग अलग रीजन में बंगाल में फैल गई। गवर्नमेंट जो है अब उसे एक इंडिगो कमीशन जो है अपॉइंट करना पड़ा 1860 में, ताकि कोई भी मेजर समस्या पैदा हो उनके सामने उसको पैदा होने से पहले ही रोका जा सके। सेकंड है साउथर्न रिबेलियन ड्यूरिंग 1875। इसका मेजर कोज क्या था? एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कॉटन और कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव टैक्स। कहाँ से? मराठा फार्मर्स से। मारवाड़ी और गुजराती मनी लैंडर्स जो थे वो मैनिपुलेट कर रहे थे किसको? जितने भी अकाउंट्स थे उनको अपनी खुद के लालच के लिए, और उन्होंने कुछ इलिटरेट फार्मर्स के सिग्नेचर ले लिए और जिससे वो सिविल कोर्ट गए और जो जितनी भी सुनवाई हुई वो उस मनी लेंडर्स के फेवर में हुई, क्योंकि उन्होंने इलिटरेट थे वो लोग, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। अब सिग्नेचर कर दिए और पेपर्स को जब कोर्ट में रखा गया, जब सुनवाई हुई, इसकी हियरिंग हुई, तो वो जो फैसला था वो मनी लेंडर्स के फेवर में गया। क्यों? उन्होंने साइन करवा रखे थे, अब उन्होंने उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी और फार्मर्स को जो है अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा। 1875 में फार्मर्स जो है उन्होंने पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंडलॉर्ड जो थे उनके जितने भी हाउसेज और शॉप थे उनको जला दिया और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मनी लैंडर्स के जहाँ पर उनको फोर्सफुली साइन करवाया गया था फार्मर्स से, उनको जला दिया। ये रेवोल्ट जो है बाद में अहमदनगर तक फैल गई और पूरा जो पुलिस स्टेशन है या फिर जितने भी मिलिट्री फोर्स हैं उस सबको बुलाया गया ताकि इस रेवोल्ट को दबाया जा सके। इसके पीछे का जब रीज़न पता लगाया गया तो गवर्नमेंट ने एक डेक्कन रिवोल्ट कमीशन की कमीशन बुलाया और पास किया। क्या? एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में, कि कृषि को किस प्रकार से रिलीफ किया जाए, सुधार किया जाए, ये एक्ट 1879 में लाया गया। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इस एक्ट के अंदर अगर फार्मर जो है वो लोन रीपे करने के लिए अनेबल है तो ना ही तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसे जेल में डाला जाएगा। थर्ड आता है पीसेंट रिवोल्ट इन पंजाब। इस मूवमेंट का रीज़न क्या था? एक तो था ह्यूज डेब्ट जो कॉमन फार्मर्स थे उनके ऊपर, और दूसरा है फार्मिंग लैंड को नॉन फार्मिंग सेक्शन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। और इसी तरीके के लैंड ट्रांसफ़र को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1900 इंट्रोड्यूस करवाया, तो जिसकी वजह से पंजाब के किसानों ने रिवोल्ट की। नेक्स्ट आता है पीसेंट रिवोल्ट इन चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थन बिहार में है, यूरोपियन ने यहाँ पर इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया। इस सब से अपोज करने के लिए, इसके सबके अगेंस्ट जाने के लिए महात्मा गांधी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के असिस्टेंस में, उसकी सहायता से एक्चुअल पोजीशन को जाना। फार्मर्स को बोला गया
कि वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइज होने इकट्ठे होकर जो है सामने आना पड़ेगा। लेकिन बाद में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जून 1970 में, और उसी की जो रिपोर्ट आई उसके बेसिस पर चंपारण अग्रियन एक्ट जो है वो पास किया गया। और इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग फार्मर्स जो है उन्हें इंडिगो लगाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। फिफ्थ आता है पीसेंट रिवोल्ट इन खेड़ा। ये मूवमेंट जो है वो बॉम्बे गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। 1818 में क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो गई थी स्प्रिंग सीजन में, और उसके बाद भी बॉम्बे गवर्नमेंट ने लोगों से जो टैक्स था वो लेना कंटिन्यू किया। लेकिन ये क्लियर हो गया था कि लैंड रेवेन्यू जो है कानून के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हार्वेस्ट फसल का किया जाए, फसल की अगर कटाई की जाती है और अगर नॉर्मल हार्वेस्ट से कम होती है 25% के आसपास कम होती है, तो रेवेन्यू जो है वो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सबको मानने से मना कर दिया और उन्हें वापस से लोन देने के लिए भी मना कर दिया। गांधी जी ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज़ किया और एक सत्याग्रह चलाया, और फाइनली गवर्नमेंट जो है उसे फोर्स किया गया कि गांधी जी ने जितनी भी डिमांड की उन सबको वो एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो लखनऊ में बनाई गई 11 अप्रैल 1936 में, ताकि पीसेंट मूवमेंट जो है ऑल इंडिया लेवल पर चलाया जा सके। किसान सभा एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट था। जितने भी आंध्र प्रदेश के लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट जितना भी उनका लैंड सिस्टम था उसको अपोज करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया बख्श लैंड के ऊपर, जो कि लैंडलॉर्ड की जो ज़मीन थी जिसके ऊपर टेनेंट्स काम करते थे, मतलब किराए पर ज़मीन देकर उसके ऊपर काम करवाया जाता था। कई सालों तक ये काम चलता रहा 1936 तक इन बिहार के अंदर। और 18 अक्टूबर 1937 में फार्मर असेंबली जो उसने सेलिब्रेट किया फार्मर्स डे, कि जितने भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनके ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है उन कमेटीज़ के थ्रू, तो वो क्या कर रहे हैं अब उसके अगेंस्ट सत्याग्रह कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है, ये तो सब थे, हमने इससे पहले पढ़ा मराठा एंग्लो युद्ध के बारे में, या फिर मैसूर एंग्लो युद्ध के बारे में, या फिर ट्राइबल मूवमेंट, और ये था पीसेंट मूवमेंट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि राजनीति के बेस पर हुआ था, जो कि 1857 से 1990 तक चला था। फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1857 का वो फेल हो चुका था। अब फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स या फिर एस्ट्रियोक्रेटिक जो क्लास थी पूरे इंडिया की, उन सबको एक फ्रीडम स्ट्रगल करने के लिए सामने आना था। ये सेक्शन जो थे उन्होंने रिमाइंडर लेटर्स और एप्लीकेशन दिए पार्लियामेंट को कि उनके डिमांड्स को पूरी किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइज एजुकेटेड क्लास को भी साथ में लाया, ताकि लोग जो है उनके ऊपर जितना भी ब्रिटिशर्स जो है अत्याचार कर रहे हैं उन सब चीज़ों को समझ सके, जान सके, और उनके अगेंस्ट एक साथ होकर सामने आए। लोग जो थे जिन्होंने इस स्ट्रगल को चलाया उन्हें मॉडरेट क्लास के जो लोग थे इंग्लैंड के उन पर पूरा बिलीव था। ये जो लोग थे वो चाहते थे कि मॉडरेट्स जो है वो अंडरस्टैंड करें किस चीज़ को, कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है इंडिया का, वास्तविक परिस्थिति इंडिया की क्या है, और साथ ही साथ इंडियंस के जो एम्बिशंस है उनको पूरा किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको इंडिया के अंदर तैयार किया जाए। और इसी के साथ साथ वो ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो पूरी जनता के अंदर फैले, ताकि ये सब लोग ब्रिटिशर्स के जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है या फिर एट्रोसिटीज़ है उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज हो सके। कंट्री के हर पार्ट, हर सेक्शन और हर रिलीजन के लोग जो है वो इन सब के लिए सामने आए। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस आफ्टर 1858। पॉलिटिकल एम्बिशंस जो थे इंडियंस के वो क्या हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे। अब डिज़ायर जो थी वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेने की नहीं थी सिविल सर्विस के अंदर, बट उसको कंट्रोल करने की भी थी। अब डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर लोगों को इलेक्ट किया जाए और वो लोगों के लिए जिम्मेदारी उठाए। अब ये आवाज़ उठाने लोगों ने शुरू की। 1868 में ऐसी ही एक डिमांड जो है वो क्रिस्टो दास पाल ने बनाई थी, जो कि एक एडिटर था किसका, न्यूज़पेपर का नाम था हिंदू पैट्रियट, जो कि बंगाल के अंदर पब्लिश होता था। 1874 में एक आर्टिकल लिखा गया स्वराज्य, जिसके अंदर उसने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म जो गवर्नमेंट की है इंडियंस के लिए और इंडियंस का, जिसके अंदर चुने भी इंडियंस जाए और वोट भी इंडियंस दे, वो एक ऐसी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म इंडिया के अंदर चाहते थे। ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी जब इस टाइप के प्रोग्रेसिव डिमांड
तैयार नहीं हुई थी, लेकिन स्ट्रगल जो है, लोग स्ट्रगल करके इस चीज़ों को अचीव करना चाहते थे। और इसी के लिए कुछ स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल जो थे बंगाल से, उन्होंने एक इंडियन लीग की स्थापना की 1875 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो लोगों के अंदर पैदा की जाए और साथ ही साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होती है वो भी भारतीय लोगों के अंदर जगाई जाए। ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू बनाई गई थी। नेक्स्ट इज़ इंडियन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंडर जो है तैयार की गई थी 1876 में एल्बर्ट हॉल के अंदर, जो कि कलकत्ता में है। अराउंड 800 डेलीगेट्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की द्वारा बनाई जाएगी, साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल बिलीफ्स जो है वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो कॉमन पीपल करेंगे कंट्री के। नेक्स्ट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आई, जिसने कि भारत के अंदर 1857 में अपनी जगह बनाई। इसकी स्थापना जो है, इसका फॉर्म किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिनका पूरा नाम था। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज में जुड़े हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसके पीछे? कि वो जो है भारतीयों का माइंडसेट क्या है, वो उनके दिमाग में चल क्या रहा, उनके विचार क्या है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे। और वो एक ऐसी एसोसिएशन बनाना चाहते थे जिससे कि लोग जो है एक पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर मीटिंग्स लें और साथ ही साथ वहाँ पर अपना गुस्सा निकाल सके, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे एफर्ट्स लगा सके कि कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स का राज रहे, वो कंट्री से उनको बाहर ना निकलना पड़े। मतलब कि वो चाहते थे कि भारतीय गुस्सा आंदोलन करके निकालेंगे, इससे अच्छा ये है कि भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाए, भारतीयों को उसका सदस्य बनाया जाए, ताकि जब वो अपना गुस्सा निकालेंगे तो ब्रिटिश लोगों को पहले ही पता लग जाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं और वो उसी तरीके से अपने काम को मॉडिफाई कर देंगे। 28 दिसंबर 1855 में ये पहली मीटिंग जो है वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे के अंदर है वहाँ पर की गई, जिसके अंदर प्रेसिडेंटशिप जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसके अंदर वहाँ पर 72 रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसकी फॉर्मेशन के पीछे कांग्रेस के 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड किए गए। पहला, म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है लोगों का, उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसकी वजह से नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय होंगे वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। दूसरा, जितने भी अपकमिंग ईयर्स के प्रोग्राम्स है उसको डिस्कस किया जाए। तीसरा, ब्रिटिश एम्पायर के लिए पूरा फेथ और लॉयल्टी रखी जाए, साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको अपोज ना किया जाए, और जितनी भी प्रिंसिपल्स बनाए गए जाएंगे पार्लियामेंट जो इंग्लैंड की उसके द्वारा, लोग उसके अगेंस्ट ना जाए। मतलब इंडियंस के अगेंस्ट कोई भी प्रिंसिपल्स ना बनाए जाए, प्रिंसिपल्स ऐसे हों जहाँ पे कि लोगों को उन पे फेथ और लॉयल्टी रह सके। और फोर्थ है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में इनडायरेक्टली पार्ट लेगी और एक सूटेबल आंसर्स देगी ब्रिटिशर्स के बिलीफ के बारे में, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के होंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो सिर्फ इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इंडियंस जो है वो इनकैपेबल है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। ये पीरियड जो था कांग्रेस का, इसे 2 फेजेस में बाद में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट फेज था 1885 से 1890 तक, जिसे कि मॉडरेट पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल बैगरी का जो है टाइम कहा जाता है। और सेकंड फेज़ है 1905 से 1990 तक, जिसे कि एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का टाइम माना जाता है। आपने सुना भी होगा नरमपंथी और गर्मपंथी, तो ये वही लोग हैं। कांग्रेस के अंदर मॉडरेट लीडर जो थे उनका फर्स्ट फेज था, जिसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोजेश शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने पॉलिटिकल हॉरिजॉन को कांग्रेस के संभाला। ये पीपल जो थे उनका मानना था कि मॉडरेट और रीजनेबल पॉलिटिक्स जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर एक लिबरलिज्म और मॉडरेशन को, कि मॉडरेट रहे, नरम रहे, चीज़ें आराम से चीज़ें चलती रहे, इसके फ्यूजन को, इसके मिक्स रूप को माना।
ये पीपल जो थे वो एडवोकेट कर रहे थे किसके फेवर को, कि रिलीजियस और कास्ट डिस्क्राइमिनेशन है उस सबको ख़त्म किया जाए, ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, कानून के अंदर इक्वालिटी हो, सिविल लिबर्ट्स जो है मासिस के अंदर उसका एक्सटेंशन किया जाए, उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी ये लोग चाहते थे। इसी पीरियड में डोमिनेशन जो है किसका रहा, वेल्दी, मिडिल इनकम ग्रुप, इंटेलेक्चुअल, जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट और लिटरेचर्स जो है कांग्रेस के वो शामिल थे। रिप्रेजेंटेटिव जो थे कांग्रेस के इसी पीरियड के अंदर वो बड़ी सिटीज़ के से जुड़े हुए थे, उनका कॉमन पीपल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। मॉडरेट्स जो थे वो किस चीज़ के फेवर में थे, कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अच्छे तरीके से कंट्री को स्ट्रेंथन कर रहा है और साथ साथ मेंटेन कर रहा है। वो डर रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट हो जाएगा। कॉलोनियल रूल जो थे वो एक सिंबल थे पीस और उस सिस्टम के जो कि उनके अकॉर्डिंग चल सकता था, और साथ साथ उनका मानना था कि इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर रहे ताकि टाइम पीरियड को जो है ये जो समय है उसके अंदर थोड़े ज़्यादा सुधार किए जा सकें। मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के लिए जो भी करेंगे वो जस्टिस के लिए करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इंडियंस के जो है कंप्लेंट्स भी की कि ब्रिटिश एम्प्लॉय जो है और ब्रिटिशर्स की वजह से हमें कंप्लीट नॉलेज जो है हमारी प्रॉब्लम्स की वो नहीं मिल पा रही है। यही कारण था कि मॉडरेट जो है वो मोर अटेंशन दे रहे थे किसको, इंग्लैंड के प्रोपेगेंडा को। इसी पीरियड में कांग्रेस जो है उसने कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, वो सिर्फ कुछ कंसेशन की ही डिमांड कर रहे थे। पूरी आज़ादी की मांग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ने की थी। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि कंट्री को पूरी तरीके से आज़ाद कर दो। वो ना ही तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ पे बिलीव करते थे, ना ही ब्रिटिश की पार्लियामेंट पे बिलीव करते थे, उन्हें किसी चीज़ पे बिलीव नहीं था। उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज़ भारत में रहेंगे तो ये किसी तरीके से हमें इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, हमें इन्हीं के तरीके से सब कुछ करना पड़ेगा। और यही रीज़न था कि मॉडरेट का टाइम जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। फिर सेकंड फेज़ शुरू हुआ जहाँ पर उन्होंने पूरी कंट्री की फ्रीडम की डिमांड रखी।